नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भरी संसद में राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक बताया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक होकर कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों को एक्सपोज कर रही है, ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम को अंजाम देने वाले घपले घोटाले में संलिप्त आरोपी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई, उनके विरुद्ध नई एफआईआर करके ये जाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की अपनी पुरानी नीति पर कायम है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई तीसरी बात, बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में हुई आगजनी के मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नोटिस मिलने के बाद उनकी बहानेबाजी की खबर भी सामने आई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई इन तीनों ही खबरों को हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। इसमें से पहले बात छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल के विस्तार की। आने वाली 10 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी नितिन नवीन के अलावा सह संगठन राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलने वाली मैराथन बैठक और इस बैठक में तय होने वाले वो एजेंडे जो आने वाले 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। साथ ही उस बैठक में 2 पुराने मंत्रियों का भविष्य तय होगा, 2 नए आएंगे। इस हिसाब से 3 या 4 बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसी संभावनाओं के बीच यहाँ समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 7 महीना पुरानी विष्णुदेव साय सरकार से जो अपेक्षाएं जमीनी कार्यकर्ताओं ने की थी, वो अपेक्षाएं अभी भी कायम है। हालांकि राजनीति में कभी भी अपेक्षाओं पर पूरी तरह पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता। अपेक्षा पाले हुए ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि असल मायने में 4 जून के बाद ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार एक्टिव हो पाई है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तब सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने की थी। लोकसभा के चुनाव थे, चुनाव आचार संहिता का लंबा समय काटने के बाद 6 जून को जब परिणाम आए और वो परिणाम जैसे कि आशा के अनुकूल आए, बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर से सांसद चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण सीट खाली हुई, जबकि पहले से एक सीट रिक्त थी। दरअसल बृजमोहन के रूप में सिर्फ एक मंत्री की सीट रिक्त नहीं हुई, बल्कि एक बड़े अनुभवी मंत्री की सीट रिक्त हुई जो संसदीय मंत्री भी थे, स्कूल शिक्षा मंत्री भी थे। ये सारे पोर्टफोलियो फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय के पास है। आने वाले विधानसभा सत्र के पहले यूं तो मंत्रिमंडल का गठन हो ही जाएगा। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली में बड़े नेताओं से बैठक कर रहा है। उसके बाद इंतजार है बंद लिफाफा खुलने का। वैसे सियासी गलियारों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें पुराने मंत्री रहे राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के अलावा नए विधायक गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा के नामों की चर्चा है। मैंने जो अभी नाम लिए उनके सीरियल पर गौर कीजिएगा। चर्चा भी इसी सीरियल के अनुसार हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से ही 3 मंत्री बनाए जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुभव की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। ऐसे माहौल में चर्चा तो इस बात की भी है कि 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, 2 नए चेहरे आएंगे। इस हिसाब से करीब 4 वो नए चेहरे जो अभी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। इस साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ऐसा माना जा रहा है करीब 30 से 40 ऐसे अरमान पाले नेताओं की खुशियां थोड़ी बढ़ सकती है जिन्हें आयोग, निगम और मंडलों में स्थान मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि ये नियुक्तियां 2 किस्तों में होगी। पहले वो नेता जो टिकट के अरमान पाले हुए थे, जिन्हें आश्वासन दिया गया था। दूसरी किस्त में वो जो विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, जिनकी मजबूत वैचारिक पृष्ठभूमि है, जिसे मीडिया आम बोलचाल की भाषा में संघ की पृष्ठभूमि वाला बताता है। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को निगम, मंडल और आयोगों में जगह दिया जाना निश्चित है। वैसे संभावित मंत्रियों में मैंने जिनका नाम लिया, इनके अलावा मजबूत वैचारिक पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि वाले एक नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारे पास जो पक्की जानकारी होती है वही हम साझा करते हैं। आने वाले दिनों में कुछ चौंकाने वाले नाम आएंगे तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि नए दौर की मोदी और शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में चौंकाने का क्रम इतने लगातार तरीके से हुआ कि अब राजनीतिक पंडितों को भी कोई आश्चर्य नहीं होता कि कब किसकी नियुक्ति हो जाए। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार और नई नियुक्तियों के अलावा अब बात देवेंद्र यादव की, जो भिलाई से कांग्रेस के विधायक हैं। साथ ही उन पर गंभीर आरोप है कि 10 जून को बलौदाबाजार जिले के एसपी कलेक्टर कार्यालय में हुई आगजनी और दंगा कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि सरकार के दो मंत्री साफ तौर पर उनका नाम ले चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा के अलावा तीसरे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। इसलिए बड़ी ही जिम्मेदारी से हमने लगातार देवेंद्र यादव की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया और यह समझाने की कोशिश की कि कौन कौन बाहरी तत्व उस वक्त देवेंद्र यादव के साथ मौजूद थे। सिलसिलेवार ढंग से गिरफ्तारियां हुई, तब हमारे विरुद्ध भी तीखे आक्षेप किए गए। लेकिन अब जब बलौदाबाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को नोटिस दे दिया है, जो नोटिस आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्हें मंगलवार यानी 9 जुलाई को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि देवेंद्र यादव की ओर से पक्ष है कि वो इस दौरान दिल्ली में रहेंगे, लेकिन नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि आपकी अनुपस्थिति को जांच में असहयोग माना जाएगा। धारा 160 के अंतर्गत दिए गए इस नोटिस का अंतिम लाइन काफी मायने रखता है। देवेंद्र यादव के भिलाई स्थित निवास MIG हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 175 और 176 के पते पर भेजी गई इस नोटिस में देवेंद्र यादव के बकायदा दो मोबाइल नंबर भी आपको नजर आ रहे होंगे। यानी पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ 7/7/2024 को ये नोटिस जारी किया है धारा 160 के अंतर्गत। ये नोटिस कोई सामान्य नोटिस नहीं है। घटना के 1 महीने बाद काफी सोच समझकर कड़ियों को कड़ियों से जोड़कर ये नोटिस भेजा गया है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है वह यह है कि देवेंद्र यादव के खिलाफ मजबूत सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं। उनकी मौजूदगी और उस दौरान उनके दिए हुए वक्तव्यों से क्या माहौल इतना खराब हो गया, या देवेंद्र यादव के जो लोग वहां मौजूद थे वो ऐसा कुछ कर गए जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि बाहरी तत्व आकर पेट्रोल बम और अन्य असलहा लेकर एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी के अलावा आम जनमानस की गाड़ियों को तोड़फोड़ करते रहे, सरकारी संपत्ति जलाते रहे, कागजात जलाते रहे। ऐसी आतंकी घटना देश के किसी भी कोने में कभी नहीं हुई। इसीलिए कांग्रेस के एक चुने हुए विधायक के विरुद्ध गिरफ्तारी जैसी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ये औपचारिक नोटिस दी जा रही है। देवेंद्र यादव की ओर से जैसे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि वो पुलिस के बुलावे पर पहली बार में उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन वो जब भी उपस्थित रहे इतना तो तय है, पुलिस से जो अपेक्षा की जा रही थी। हमने जब इसके पहले वीडियो बनाए तो लोगों का एक सर्वे सामने आया। लोग साफ तौर पर कह रहे थे जब सरकार के जिम्मेदार मंत्री बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ देवेंद्र यादव और कांग्रेस की साजिश की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मुझे अब लगता है कि पुलिस की नोटिस के साथ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस पर कुछ और बड़े खुलासे होंगे। वैसे देवेंद्र यादव के विरुद्ध ये कोई पहला आपराधिक मामला नहीं है। कोल स्कैम मामले में वो आरोपी हैं, उन पर पहले ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से कांग्रेस के अंदर बदल रहे हैं, जहां भूपेश बघेल से पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहता है, वहां देवेंद्र यादव को आगे किया जा रहा है। सुखबुगाहट तो इस बात की भी है कि देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। यही कारण है कि देवेंद्र यादव अनापेक्षित रूप से, अनौपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में दौरा कर रहे हैं जहां वो अपेक्षित नहीं थे। जैसे बलौदाबाजार में भी वो अपेक्षित नहीं थे, लेकिन वहां पहुंच गए। उनके साथ वहां मौजूद था भीम आर्मी जैसा ऐसा संगठन जिसे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से समर्थन मिला, और वहां भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण चुन करके आ गए। देश विरोधी बयानबाजी के कारण जाने जाने वाले चंद्रशेखर रावण और उनकी टीम को किस तरह से कांग्रेस फायदा पहुंचा सकती है, ऐसी देश विरोधी हरकत पर हमारी बारीक निगाह लगातार बनी हुई है। ऐसी ही देश विरोधी हरकत पर लगे हुए छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नौकरशाह समीर विश्नोई, रानू साहू जैसे IAS अधिकारी और
पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे करीबी उप सचिव, जो अपात्र होने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव बन गई थी, सौम्या चौरसिया। ये तीनों ही कोल स्कैम वाले मामले में प्रमुख आरोपी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अब कुछ नेताओं को अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रानू साहू और एक अन्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन इस जमानत के साथ ही साथ एक नई एफआईआर भी दर्ज हो गई, जिसमें सौम्या चौरसिया और पुराने आईएएस समीर विश्नोई और रानू साहू के विरुद्ध ये खुलासा किया गया कि उनके विरुद्ध तो 2 जुलाई को ही एक नई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कोर्ट के सामने करोड़ों की अवैध कमाई का हिसाब प्रस्तुत किया गया है। ये जो नया खुलासा हुआ है उसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW ने स्पष्ट किया है कि रानू साहू को अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2012 तक वेतन के रूप में करीब 92 लाख ही रुपए मिला। उसके बावजूद करीब 3.94 करोड़ यानी करीब 4 करोड़ रुपए अवैध रूप से निवेश किए गए। इसके अलावा रानू साहू ने बीमा, शेयर और SIP में भी तगड़ा निवेश किया है। EOW की इस नई एफआईआर में 2009 बैच के IAS समीर विश्नोई के विरुद्ध कहा गया है कि उन्होंने सितंबर 2010 से सितंबर 2022 तक वेतन के रूप में सिर्फ 93 लाख ही रुपए प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने भी 5.12 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित कर ली। इसी तरह सौम्या चौरसिया पर भी नया आरोप है कि 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया ने अक्टूबर 2012 तक वेतन के रूप में 85.5 लाख रुपए ही प्राप्त किए। बावजूद इसके उन्होंने अपने परिवार के सदस्य और परिचितों के नाम पर 29 अचल संपत्तियां अर्जित की है, जिसकी कीमत 9.22 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार सफेदपोश अधिकारी फिलहाल जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में पहले ही 11 गिरफ्तारियां कर करीब 222 करोड़ रुपए की चल अचल बेनामी संपत्तियों के बारे में पता लगाया था। इसमें किसको कितना पैसा मिला, इसकी भी जानकारी सामने आई। मैं आपके स्क्रीन में उन अधिकारियों के नाम बता रहा हूं जिनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उन नेताओं के बारे में किसको कितना पैसा मिला, कौन कौन से अधिकारी 1 टन कोयले में 25 रुपए की अवैध उगाही करते रहे, छत्तीसगढ़ को लूटने में संलिप्त रहे। ढेर सारे नाम है, एक एक का नाम पढ़कर बताना उचित नहीं लग रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ जाने पहचाने नाम जिनकी मैंने पहले चर्चा की, इसके बाद कुछ कारोबारियों के नाम है और अंतिम में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के नाम है, जिनमें राम गोपाल अग्रवाल, देवेंद्र यादव, शिशुपाल शौरी जो अभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, राम प्रताप सिंह जो कि पहले प्रवक्ता थे कांग्रेस के, विनोद तिवारी जो PCC के सदस्य, अमरजीत भगत पुराने मंत्री, चंद्रदेव प्रसाद राय जो पुराने विधायक थे, बृहस्पति सिंह ये भी विधायक थे रामानुजगंज से, इदरीश गांधी जो PEC के सदस्य थे, गुलाब कमरो, UD मिन जैसे तमाम वो नाम है जिन्हें आप इस सूची में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद इन आरोपियों में किसने कितना माल खाया उसकी जानकारी। इसमें कांग्रेस के पुराने कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने उन 540 करोड़ के घोटाले में अकेले 52 करोड़ रुपए लिए। इनसे कम कितनों ने कितने कितने पैसे लिए, कितना छत्तीसगढ़ को लूटा, ये जो आरोप ईडी की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन में एक बार फिर से उन नामों को ध्यान से देखिए। विधायी के विधायक देवेंद्र यादव के विरुद्ध आरोप है इन्होंने 3 करोड़ रुपए इस लूट की कमाई को खाए हैं। शिशुपाल शौरी पर 1.10 करोड़ रुपए खाने का आरोप है। RP सिंह यानी राम प्रताप सिंह पर 2.0 करोड़ रुपए, विनोद तिवारी पर 1.87 करोड़ रुपए, अमरजीत भगत जो पुराने मंत्री थे 50 लाख रुपए, चंद्रदेव राय जो पुराने विधायक थे 46 लाख रुपए, बृहस्पति सिंह इन पर 10 लाख रुपए का आरोप है खाने का, इदरीश गांधी पर 6 लाख रुपए खाने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है। कोयले से लूट के बारे में मैंने पहले भी अपने कुछ पुराने वीडियो में चर्चा की है, तो उस दौरान हमने तब भी कुछ अहम खुलासे किए थे। आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई जमानत के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ की EOW ने स्मार्ट तरीका अपनाया, पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर तैयारी कर ली थी कि किसी भी हाल में आरोपी बचने नहीं पाए। शुरुआत में तो जो 11 गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद अब न केवल उम्मीद बल्कि ये पक्का विश्वास हो गया है कि कुछ सफेद पोश राजनीति से जुड़े हुए ऐसे सफेद चेहरे जो खुद को जनता का सेवक बताते थे, उनके चेहरे पर भी काली कुतनी वाली है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बदसूरत तस्वीर के कारण एक सरल इंसान, सामान्य इंसान राजनीति से जुड़ने से कतराता है। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति से अच्छे लोगों को जुड़ना चाहिए, देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय
समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।